हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे साथियों अपन माइनर टेस्ट 6 का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, 5 अपन कर चुके हैं। आज का पहला सवाल आ जाता है कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो साथियों इसको अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 आ गया, 1 के बाद में 3 आ जाता है, 3 के बाद में 6 आ गया और बाद में 10 आ जाता है और 10 के बाद में 15 आ गया और इनका औसत आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें 5 का भाग दे देंगे अपन, तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, 35/5 आएगा, बराबर का 7 आंसर आ जाएगा। पहले वाला आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 51 लगातार संख्याओं का औसत 120 है, आरोही क्रम में 5वीं संख्या क्या होगी। तो साथियों इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, इसको करेंगे देखो 51 गुणा 120 आ जाता है, कितना आएगा 51 गुणा 120 बराबर आपके पास में जाता है 6120 आ गया। अब पूछा गया है कि 51 लगातार संख्याएं हैं, तो इसमें से जैसे 1 आ गई, ए को मैंने 1 मान लिया, दूसरी मानी a+1 मान ली और इसी प्रकार से लास्ट तक आ जाती है a+51 आ जाती है। इस प्रकार से मैंने इन संख्याओं को मान लिया जाता है। साथियों यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो ए की तरफ हम बात करें एल्जेब्रिक फंक्शन के हिसाब से तो 51a आ जाता है, कितना आएगा 51a, और जब 1 से लेकर 51 तक आप जोड़ते हो तो कितना आता है साथियों, ये आता है 1275 आता है। और इसके बराबर कितना बता रखा है, यहाँ पर अभी निकाला था अपने 6120 निकाला था। तो यहाँ का पर ए की वैल्यू आप किस प्रकार से निकालोगे साथियों, 1275 को आप उस तरफ ट्रांसफर करोगे तो आपके पास में कितना आ जाता है 6120 में से आप इसको घटाओगे तो आपके पास में बचेगा 4845 बचेगा। और ये 51 है, इसका इसमें क्या करोगे साथियों, यहाँ पर इसमें भाग दे देंगे तो आपके पास में कितना बचेगा साथियों 95 बचेगा। ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 95 आ गई। अब ये पूछ रहा है कि आपसे कि आरोही क्रम में 5वीं संख्या क्या होगी। तो 5वीं संख्या के बारे में बात करना साथियों तो कितना जाता है यहाँ पर क्या जाएगा साथियों a+4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना ऐड कर दोगे, 95 प्लस का यहाँ पर 4 जब ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 99 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 7 संख्याओं का माध्य 40 है, इसमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है, तो चौथी संख्या ज्ञात की। सरल सा सवाल है साथियों, यहाँ पर क्या करोगे 7 गुणा 40 कर दोगे तो 7 गुणा 40 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 280 आ जाएगा। प्रथम 3 संख्याओं के बारे में बात हो रही है तो 3 गुणा कितना जाएगा 30 आ जाएगा, 3 गुणा 30 बराबर आ जाता है साथियों 90 आ गया। और अंतिम जो 3 है उनका अपन बात करें तो 3 गुणा 42 बराबर कितना आ जाता है, यहाँ पर 126 आ जाता है। इन दोनों को आप जोड़ दो 90 को, तो इसे 90 और 126 को आप जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आएगा 216 आएगा साथियों। ठीक है, ये 216 किस में घटा दोगे, 280 में से इसको घटा देना साथियों, तो यहाँ पर कितना आ जाता है आपके पास में 64 आंसर आता है। कितना आता है 64, तो 64 कौन से में है, ये तीसरे वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि अक्ष तथा 1/अक्ष का औसत क्या है। ठीक है, तो अक्ष की क्यूब प्लस 1/अक्ष की क्यूब का औसत आपसे पूछ रहा है। देखो साथियों इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि अक्स प्लस का 1/अक्स अपोन का 2 बराबर के दे रखा है। ठीक है, औसत के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, अक्स प्लस का 1/अक्स बराबर आपके पास में आ जाएगा 2 के आ जाएगा। यहाँ पर क्यूब के बारे में पूछा गया है तो a+b की होल पावर 3 आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस का 3a² प्लस का 3ab² फॉर्मूला होता है। सेम टू सेम आप इसमें अप्लाई कर दो साथियों, ये a हो जाता है, ये b हो जाता है और इधर अपन क्यूब कर लेंगे तो यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर आएगा अक्स प्लस का 1/अक्स की पावर 3 आ जाता है और यहाँ पर 2k का यहाँ पर क्यूब आ जाता है। तो साथियों इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपके पास में आता है अक्स की क्यूब प्लस 1/अक्स की क्यूब बराबर का आता है 8 के की क्यूब माइनस का 6 के आता है। यहाँ पर इसका औसत पूछा गया है तो इसमें से किसका डिवाइड करोगे साथियों, 2 से भाग दोगे, दोनों तरफ आप इसमें 2 से भाग दे देते हो तो आपके पास में क्या आता है साथियों, यहाँ पर आ जाता है 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर जब कितना आएगा, यह आ जाता है 4k की क्यूब आ जाता है माइनस का 6, यहाँ पर 6 आ गया तो 3 आ जाता है, कितना आएगा 3 की आ जाता है।
इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, के को बना रहा है, तो 4k² माइनस का 3 आपके पास में बचता है। ये इसका रिजल्ट आता है। तो कौन से वाले में रहेगा साथियों, पहले वाला जो आंसर है वो सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, पूरा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है कि 100 संख्याओं का औसत 120 है, ठीक है साहब। 100 को मल्टीप्लाई करोगे कितना, 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाता है, ये आ जाता है यहाँ पर 12,000 आ जाता है। बाद में क्या कह रहा है कि 16 और 34 को गलती से 61 और 43 पढ़ लिया गया। यहाँ पर क्या करोगे, 12,000 है ना, इसके अंदर से 16 कितना जो गलती से पढ़ा गया है उसको यहाँ पर लिखना है, माइनस का 61 पढ़ा गया है और माइनस का 43 पढ़ा गया है। ये गलती से पढ़ा गया है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू क्या थी, वो थी 16 और 34 थी साथियों। तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा तो वो कितना आ जाता है, यहाँ पर जाता है 11,946 आ जाता है। और पूछा गया है कि सही औसत क्या होगा, तो सही औसत है तो 100 संख्याओं का इसमें भाग दे देना है, क्योंकि बताया गया है 100 संख्याएं हैं। तो कितना आंसर आएगा, 119.46 आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुक्त सदस्य द्वारा बदला गया। पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य कितना छोटा है। सरल सा सवाल है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है साथियों। सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या बात की गई कि 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व देखो अपन ने कितना मान लिया उनका, 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष से पहले उनकी जो टोटल उम्र है वो कितनी आ जाती है, 10 तो सदस्य थे तो अपन ने इसको अक्स मान लिया, अक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये तो 2 वर्ष पहले की बात आती है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या होगा कि 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेटों के अंदर से क्या होता है कि हर कैंडिडेट की उम्र बढ़ रही है, 2-2 वर्ष बढ़ रही है। तो लगभग कितनी होगी साथियों, 20 वर्ष बढ़ जाती है। तो 10 अक्स तो था ही, साथ में 20 आपको यहाँ पर बढ़ा देना है, ठीक है। अब बाद में क्या कह रहा है कि नवयुक्त सदस्य बदला जाता है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि उनके सदस्यों के अंदर से कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर कह रहा है ना, देखो औसत आयु आज भी उतनी ही है, मतलब कि वर्तमान में जो औसत आयु है वो भी आपके पास में 10 शख्स ही देखने को मिल जाती है, लेकिन ये जो 20 बढ़ोतरी हुई है ना, ये नए वाले की हुई है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर रहेगा, 20 आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जाता है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, ठीक है साहब। इसमें 7 अधिकारियों की औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो बताओ वर्कशॉप में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो अपन ने अक्स मान लिया, क्या मान लिया, विजिबल नहीं है तो चेंज कर लेते हैं, अक्स माना, ठीक है। तो जो टोटल है उनका कितना जाता है, 8,000 अक्स आ गया। कितना आ गया साथियों, 8,000 अक्स आ जाता है। बाद में लेकिन क्या करा कि 7 अधिकारियों का वेतन बता रहा है, तो 7 गुणा कितना करोगे, 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना जाता है, वो आएगा साथियों 84,000 आ जाता है। कितना आ गया, 84,000 आ गया। इतना समझ में आ गया। बाद में क्या कह रहा है कि शेष कर्मचारियों का, तो शेष में बात करें तो 6,000 बच जाता है साथियों औसत वेतन, और जिसमें से 7 अधिकारी निकल गए तो अक्स माइनस का 7 आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों का योग है वो किसके बराबर आएगा, 8,000 अक्स बराबर का यहाँ पर क्या लिखोगे साथियों, यहाँ पर इसको ऐड कर दो तो कितना जाता है 6,000, साथ में अक्स माइनस का 7 यहाँ पर से कर देना, माइनस का 7 और प्लस का इधर। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो कितना जाता है साथियों, इधर तो 84,000 तो है ही वैसे, और साथ ही बात करें तो कितना जाता है, और यह आ जाता है 42,000 आ जाता है, और 6,000 अक्स उसमें आ जाता है। तो इधर से दोनों में से घटाओगे तो कितना आएगा, 2,000 अक्स इधर आ गया, ठीक है। और 42,000 अक्स यहाँ पर बच जाता है, क्योंकि 42 6 सा तो 42 के हिसाब से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा साथियों, 42,000 बचा। अब अक्स की वैल्यू निकालनी है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा, तो इसमें से जब काटोगे तो आपके पास में कितना आएगा, अक्स आएगा। आंसर नंबर सेकंड वाला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि एक थैले में कुल 10 गेंद हैं, जिसमें से कुछ लाल और शेष सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये गेंद है। यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपये तथा सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपये है,
तो सफ़ेद गेंद की संख्या कितनी होगी। देखो साथियों, इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, 10 गुणा कितनी आ जाती है साथियों, 28 रुपये बता रहा है, 280 आ गया। कितना आया, 280 आ गया टोटल का। अब क्या कर रहा है, सबसे पहले बात करें रेड बॉल के बारे में, तो रेड बॉल कितनी आएगी, मान ली कि उसको अक्स माना, 30 गुणा अक्स मान लिया, ठीक है। बाद में कितना बच रहा है साथियों, 10 में से अक्स घटा दो, ये कितनी बच जाती हैं, ये वाइट आ जाती हैं। तो 10 गुणा वाइट का जो मूल्य यहाँ पर कितना बता रखा है, 25 बता रखा है साथियों। तो ये कितना हो जाता है, इधर 30 अक्स आ गया और प्लस का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आ जाता है, और 250 माइनस का 25 अक्स इधर आ जाता है। इसके बराबर कितना बताया गया है, 280 बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो अक्स की वैल्यू निकल कर आएगी ना साथियों, वो कितनी आ जाती है, 5 अक्स बराबर आ जाती है 30, और अक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। तो इनकी संख्या कितनी है साथियों, 6 आ जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 29.5 बताया गया है। सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 37% अधिक है, तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। सबसे पहले बात करें, देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का अपन औसत तापमान निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा साथियों, तो सबसे पहले बात करें मंडे के बाद में दूसरा कौन सा आता है, ट्यूसडे आ जाता है। ये ट्यूसडे आ गया, फिर वेडनेसडे आ गया और बाद में थर्सडे आ जाता है। इनका जो औसत तापमान है कितना है साथियों, 31 गुणा 4 आपको करना है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा देखा रखा है यहाँ पर, मंगलवार से स्टार्ट कर रखा है। तो मंगलवार से बात करें तो ट्यूसडे आ जाता है, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे आ गया, बाद में थर्सडे आ जाता है, ठीक है। थर्सडे आ गया और थर्सडे के बाद में फ्राइडे आ जाता है। इनका औसत तापमान कितना बता रखा है, 29.5 बता रखा है, ये भी 4 आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाद में क्या कर रहा है कि 37.5% अधिक बता रहा है, तो मंडे के बराबर बता रहा है, तो फ्राइडे के अकॉर्डिंग क्या करोगे साथियों, एफ प्लस का 37.5 बटा 100 गुणा एफ आ जाता है। तो मंडे बराबर कितना बताओगे, 101.375 एफ बता दोगे, ठीक है। यहाँ जब अपन ऊपर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना जाता है साथियों, यहाँ पर जाता है 124 आता है, और जब नीचे सोल्व करते हैं तो कितना जाता है, 118 जाता है। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया गया। इक्वेशन 1 और 2 के अंदर से क्या करेंगे, जब अपन इसको घटाएंगे तो आपके पास में मंडे माइनस फ्राइडे बचेगा, जो कितना आएगा साथियों, 6 आएगा। अब यहाँ पर अपन ने मान निकाल लिया साथियों, किसका, मंडे का निकाला है, ठीक है। तो कितना लिखोगे यहाँ पर, फ्राइडे के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर कितना निकाला है, 1.375 एफ निकाला है, माइनस का एफ इसमें से घटा दो और बराबर का 6 आपके पास में दे रखा है। जब इसको इसमें घटाओगे तो आपके पास में 3.75 एफ बचेगा, ठीक है, बराबर का 6 आ जाता है। और अपने को एफ की वैल्यू निकालनी है, बोले तो फ्राइडे की वैल्यू निकालनी है, तो साथियों किस प्रकार से, 6/0.375 आ जाता है, और इस पॉइंट को जब आप हटाओगे तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाते हैं। तो एफ की जो वैल्यू आएगी ना साथियों, वो कितनी जाती है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत रन संख्या है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाता है, वर्तमान औसत बताना है। सबसे पहले बात करें ना साथियों, तो 11 जो पारियां हैं उनका जो औसत अपन ने माना अक्स मान लिया गया। कुल बात करें तो कितना जाता है साथियों, 11 अक्स यहाँ पर अपन ने लिख लिया गया। अब क्या कह रहा है साथियों कि 12वीं पारी में वो क्या बनाता है, 90 रन बनाता है। कितना बनाया, 90 रन बनाया, तो यहाँ पर से 5 कम हो रहा है, अक्स माइनस का 5 अपने पास में कम हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें 12 पारियों के रनों के बारे में तो साथियों कितना जाता है, 11 अक्स प्लस का 90 रन आ जाता है। ये 12वीं पारी के रन हैं, 12वीं पारी के रन आ जाते हैं, कितने हैं, 11 अक्स प्लस का 90 आ जाता है। अब क्या करोगे, इसको यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं कि 11 अक्स प्लस का 90 और बराबर आपको कितना बताना है, जो 5 कम हो रहा है, अक्स माइनस का 5 आपको यहाँ पर कर देना है, क्योंकि 5 कम बता रहा है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 150 आएगी। कितनी आएगी साथियों, 150 आएगी। लेकिन इसमें पूछा गया कि वर्तमान औसत पूछा गया है, तो 150 में से आप कितना घटा दो, 5 घटा दो, आपके पास में 145 आंसर आ जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक नाव में 20 पुरुष या
25 महिलाएं सवार हो सकती हैं। यदि नाव पर 12 पुरुष सवार हों तो उसके साथ कितनी महिलाएं जा सकती हैं। तो देखो सबसे पहले एम बराबर आपके पास में 20 दे रखा है, वुमेन बराबर आपके पास में 25 दे रखा है। जब इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 25/20 के हिसाब से बात करें तो ये कितना आ जाता है, 5/4 आ जाता है। लेकिन बाद में कितना भेज रहा है, 20 में से 12 तो पुरुष पहले से सवार हैं तो 8 आ जाता है साथियों। तो यहाँ पर अब जब इसको अपन सोल्व करेंगे 5/4 गुणा 8 को जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाता है साथियों, यहाँ पर आ जाता है 10 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक फैक्ट्री एक दिन में 6778 बेल्ट बनाती है। वर्ष 2004 में कितना बेल्ट बनाएगी यदि वह उस वर्ष 71 दिन फैक्ट्री बंद रहा है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें 2004 के अंदर से दो दिनों की संख्या आती है वो 366 आती है। अब 366 के अंदर से काम कितने दिन हुआ साथियों, यहाँ पर से 71 दिन फैक्ट्री बंद रहती है तो यहाँ पर से 71 घटा दो तो यहाँ पर पास में कितना बचा, 295 बचा। क्या 295 डेज काम हुआ। और एक दिन में कितना बना रहा है, यहाँ पर 6778 बता रहा है। ठीक है, तो 295 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6778 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा साथियों, यहाँ पर आ जाता है ये वाला सेकंड वाला आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है तथा मोहन उस काम का 3/4 भाग 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं राम के बारे में। राम कितने दिन में कर रहा है साथियों, 12 दिन में कर रहा है। 12 गुणा 2/5 भाग को कर रहा है। बोले तो कितने दिन लगाएगा ये, यहाँ पर लगा 30 दिन लगाएगा। कितने दिन लगेगा, 30 दिन आ जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना साथियों, देखो कितना आएगा, ये 5/2 आएगा टोटल भाग का। ठीक है, तो कितना आ गया, 30 डेज आ जाता है। दूसरा बात करें मोहन के बारे में तो मोहन कितना जाता है, ये मोहन 15 दिन कर रहा है तो 15 दिन का जब अब इसको उल्टा करेंगे तो अपने कितना जाता है, 4/3 आ जाता है। तो ये कितना दिन में करेगा, ये करेगा 20 दिन का। अब टोटल काम पूछा गया है साथियों 1/30 प्लस का 1/20 आपको जब ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 5/60 बचेगा। तो 5/60 को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 12 दिन आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 4 दिन बाद में 300 आदमी बाहर चले गए तो वह खाद्य सामग्री फिर कितने दिनों तक चल पाएगी। देखो साथियों, इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले m × D1 से अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही बात करें m2 × D2 प्लस का m3 × D3 के बारे में अपने को पता करना है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले 1200 गुणा 28 करना है। कितना करना है, 1200 गुणा 28 करना है, ये तो आपको सबको पता है। अब क्या हो रहा है कि 4 दिन तक इन्होंने सब रहे हैं तो 1200 तो आदमी रहे हैं टोटल। ठीक है, 4 दिन रह लिए। बाद में क्या होता है साथियों, इसके अंदर से 300 आदमी चले जाते हैं तो टोटल कितने बचे, अब बचे उसके पास उस किले में 900 आदमी बचे। अब वो सामग्री है वो कितने दिन तक चलेगी, तो यहाँ पर मान लिया मैंने उसको अक्स मान लिया। क्या माना साथियों, अक्स मान लिया। बाद में अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, ये दो चीज़ कॉमन आ गई, ये इधर ले आओ। यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर से 1200 मैंने कॉमन ले लिया गया साथियों तो 28 माइनस का 4 कर दिया गया और इधर बच रहा है 900 अक्स बचा हुआ है। ठीक है, तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 1200 गुणा 24 बचेगा और बटे में कितना आ जाता है, 900 आ जाता है। अक्स की जो वैल्यू आएगी ना साथियों, ये इससे कट जाता है, ये इससे कटेगा तो अपने पास में जो अक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 32 दिन चलेगा खाना। कितना दिन चलेगा, 32 दिन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं 15 का। इस सवाल में दिया गया कि 200 आदमी के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद में 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिन के भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटाकर 750 ग्राम हो गई। कितने दिन तक भोजन चल पाएगा साथियों। सबसे पहले बात करें, देखो 7 दिन बाद में हो रहा है क्या, 7 दिन। 7 दिन तक अपन कितना बताएंगे, 200 गुणा 24। ठीक है, 7 गुणा 90 अपने को बताना है, 90 नहीं 900 बताना है। 9 मतलब 7 दिन तक तो उनको 900 मिल रहा था। अब क्या करेंगे साथियों, अपन एक आदमी का भोजन निकालेंगे। तो एक आदमी का भोजन किस प्रकार से निकालेंगे, 200 गुणा
1 गुणा 7 गुणा 900 अपने को निकालना है। ठीक है, और एक सप्ताह के बाद में बात करें तो कितना जाता है साथियों, एक सप्ताह के बाद में और आदमी आ जाते हैं, 200 तो थे ही और 80 और आ गए। अब इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, 280 गुणा डी। अब इनको कितना मिल रहा है, 750 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 750 मिल रहा है। पहले इनको कितना मिल रहा था, मतलब कि एक सप्ताह तक, मतलब कि 23 सप्ताह तक यहाँ पर बता रहा है, तो 23 सप्ताह तक आ जाता है, क्योंकि एक सप्ताह तक तो ये 200 ही थे ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 200 गुणा 23 गुणा 7 गुणा 900 आपको करना है। यहाँ पर आपको क्या है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी बराबर आप किस प्रकार से निकालोगे साथियों, 200 गुणा 23 गुणा 200 गुणा 23 गुणा और साथ में 7 गुणा 9 गुणा 900, और बट्टे में कितना जाता है, यहाँ पर 280 आ जाता है, बट्टे 750 आ जाता है। जब इसको आप इसको काटोगे तो सारा का सारा आपके पास में आंसर आएगा, वो आएगा 138 डेज। ठीक है, थर्ड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि 8 घंटे में 90 पृष्ठ नकल कर सकता है। राम है वो 8 घंटे में 90 पृष्ठ है वो नकल कर सकता है, और प्रत्येक घंटे के लिए उसे 5 रुपये मिलते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है यदि वह 45 पृष्ठ नकल करे तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। सबसे पहले बात करें साथियों, 8 घंटे में वो कितना लिख रहा है, 90 लिख रहा है। ठीक है साहब, अब क्या हो रहा है कि उसको 1 घंटे के 5 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन वो अभी क्या कर रहा है कि 45% जो 45 पृष्ठ है वो ही लिख पाता है। मतलब कि वो कितने घंटे काम किया, 4 घंटे ही काम कर रहा है। ठीक है, 4 घंटा मतलब कि 90 का आधा 45 हो जाता है, 45 और इधर जाता है तो 4 घंटे आ जाता है। अब देखो 4 घंटे उसने काम किया तो उसको 1 घंटे के 5 रुपये मिले, तो टोटल कितने हो गए, 20 रुपये उसको मिलेंगे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक पुस्तकालय में एक पुस्तक को नियत दिनों से अधिक रखने पर पहले दिन 10 रुपये और शेष दिनों के लिए 5 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाता है। यदि पुस्तक उधार लेने वाला 65 पैसे जुर्माना लेता है तो उससे उस पुस्तक में कितने दिन अधिक रखी है। देखो साथियों, पहले दिन जो है, पहले दिन के बारे में बात करें तो 10 पैसे लेता है। कितने पैसे लेता है, पहले दिन 10 पैसे बता रखा है। उसने कुल कितना जमा किया साथियों, 65 रुपये उसने जमा किए, 65 जमा कर लिए। अब क्या करोगे, पहले दिन का इसमें से निकाल दो, कितना आ गया साथियों, 55 बचा आपके पास में। कितना बचा, 55 बचा। अब 5 पैसे के हिसाब से बात हो रही है, तो 5 पैसे के हिसाब से 55/5 आ जाता है साथियों, कि यहाँ पर कितना आ गए, 11 डेज आ गए। और एक दिन वो पहले दिन था ना, वो 10 पैसे ले रहा था, तो कितना जाता है, 11 + 1 आ गया। तो टोटल आपका जो आंसर आएगा, उसने 12 दिन उस पुस्तक को रखी थी। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में गद्यांश दे रखा है साथियों, इसके अंदर से रिजल्ट बता रखे हैं। रिजल्ट क्या, देखो सबसे पहले बात करें, यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है अर्थात वह दिए गए तथ्यों का उचित रूप से अनुसरण करता है तो ए माना जाएगा। दूसरा बात है कि यदि अनुमान संभवतः सत्य है अर्थात दिए गए तथ्यों के संदर्भ में निश्चित रूप से सत्य नहीं है तो बी माना जाएगा। यदि दिए हुए तथा दिए हुए तथ्य पर्याप्त नहीं है अर्थात दिए हुए तथ्यों से अनुमान सत्य है अथवा असत्य है यह आप नहीं बता सकते तो ये सी ऑप्शन माना जाएगा। और नेक्स्ट आ जाता है, यदि अनुमान संभवतः असत्य है अर्थात दिए गए तथ्यों के संदर्भ में निश्चित रूप से असत्य नहीं है तो यहाँ पर डी माना जाएगा। ये 4 कथन हैं, इनके बारे में अपने को एक आगे गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश के बारे में चर्चा करते हैं। यह गद्यांश दे रखा है साथियों, इतना अपने पास में समय नहीं है, पढ़ लेना, मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कि केवल 3D भूकंपी छवियाँ नीचे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा, ए वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि पुराने दिनों में तेल की उपस्थिति का पूर्व अनुमान वैज्ञानिक प्रमाण की तुलना में निजी अनुभव के आधार पर अधिक किया जाता था। तो इसका जो आंसर आएगा ना साथियों, वो आएगा सी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि केवल भूकंप संबंधी आंकड़े ही हमें नीचे तेल या फिर गैस की उपस्थिति का पूर्वानुमान करने में सहायता कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ना साथियों, वो कौन सा आएगा, वो डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भूकंप विज्ञान तकनीकी द्वारा जमीन के सतह और नीचे के प्रभावों का अवलोकन किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा साथियों। इस गद्यांश को पढ़ लेना, इस सारे के सारे आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि अक्षरों के उसके संयोजन का चयन करे जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को यथाक्रम
भरे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। सबसे पहले बात करें साथियों, देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर डी और सी दे रखा है। डी और सी के बारे में बात करें देखो साथियों तो क्या आएगा, पहले अपन चलते हैं तो देखो सी 2 बार आ रहा है तो सी 2 बार आएगा, यहाँ पर एक सी आ जाता है। बाद में बात करें तो साथियों क्या जाता है, डी आ रहा है, 2D के साथ में क्या आ रहा है साथियों, देखो 2D के साथ में इधर ई आ रहा है ना, तो इधर भी ई आएगा। तो देखो सी और ई है वही देख लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कौन सा आएगा, ये वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक श्रृंखला दे रखी है कि श्रृंखला के गलत संख्या को छांटना है, तो इसको किस प्रकार से करोगे, जैसे 225 दे रखा है, 206 दे रखा है, 188 दे रखा है। सबसे पहले बात करें 225 और 206 के अंदर से जो डिफरेंस है वो 19 का है साथियों। बाद में 206 से 188 तक इनका जो डिफरेंस है वो 18 आ जाता है साथियों, ठीक है। बाद में बात करें तो कितना जाता है, 188 से लेकर 176 के बारे में बात करें तो कितना आ गया साथियों, यहाँ पर 11 आ जाता है। और यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी 11 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साथियों क्या देखने को मिला आपको, यहाँ पर 188 न होकर कितना आएगा, 189 आएगा। यही संख्या इसमें गलत आ जाती है क्योंकि डिफरेंस 19 का आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कथन दिया गया है कि अपने कारोबार को मुश्किल से बाहर निकालने के लिए छोटे ब्रांड स्थानीय किराना स्टोरों से हटकर बिग बाजार जैसे सुपर बाजारों के साथ में गठजोड़ कर रहे हैं। उपयुक्त दी गई जानकारी से निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका जो अनुमान लगाया जा सकता है कि निकट भविष्य में स्थानीय किराना स्टोर छोटे ब्रांड का माल उपलब्ध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला को पूरा करना है तो पूरा करने के इसके लिए जो आंसर आएगा वो ये आएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि अक्षरों के उसके संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को अपने को पूरा करना है। सबसे पहले यू के बाद में दे रखा है, 2 खाली स्थान दे रखे हैं साथियों। देखो सबसे पहले यू के साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पर यू के साथ में आई आ रहा है, तो जिसके साथ में आई आएगा वही आपका आंसर रहेगा, तो पहले वाला आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर भी एक गद्यांश दे रखा है, देखो इस गद्यांश को आप पढ़ लेना, वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। पहला दे रखा है कि आने वाले वर्षों में भारत की जनसंख्या वर्धनों का अनुमान बढ़ जाएगा, तो ये क्या है, निश्चित रूप से सत्य है। दूसरा बात करें, भारत में जनसंख्या दर पहले ही ऋणात्मक हुई है, तो यहाँ पर क्या जाता है साथियों, निश्चित रूप से क्या है, असत्य आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में जनसंख्या से स्त्री संख्या के वृद्धि दर 2011 तक घटते जाने की संभावना है, तो इसके लिए आप क्या, इसका जो आंसर रहेगा वो तथ्य अधूरे हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में गतिविधियां बढ़ेंगी और आने वाले दशकों में आर्थिक आय बढ़ेगी, तो इसका जो क्या है, ये भी तथ्य अधूरे हैं। नेक्स्ट बात करें। 2011 से अगले 10 वर्ष तक जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.79% की दर में बढ़ोतरी होती जाएगी, तो इसके अंदर से सही क्या है, निश्चित रूप से ये सत्य है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। अनुक्रम दे रखा है, एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें से पूछा गया कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं हैं किंतु ठीक बाद में 7 हैं। देखो पहले 3 नहीं होना चाहिए और बाद में 7 होने चाहिए, ये बात की गई है, तो 1 5 ये आ गया, ठीक है। दूसरा बात करें तो यहाँ पर देखो पहले 3 आ रखा है, बाद में 7 आ रखा, तो ये नहीं आएगा। दूसरा, इसमें 3 पहले आ रखा है, 7 बाद में आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, चौथे वाला आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। एक श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला को पूरा करना है, तो इसका जो आंसर रहेगा ना साथियों वो IR वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट श्रृंखला दे रखी है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है, तो इस श्रृंखला के अंदर से आपको क्या करना है साथियों, 3 का अंतर चलाना है। D के बाद में देखो H आ रहा है, H के बाद में L आ रहा है, L के बाद में साथियों क्या आएगा, यहाँ पर L के बाद में जाता है P आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करना है, तो देखो दे रखा है 6, 15, 35, 17, 143 दे रखा है। इसमें से अभाज्य संख्याओं का गुणा हो रहा है साथियों। देखो 6 के बारे में बात करें तो 3 गुणा 2 आ जाता है। दूसरा बात करें 15 में क्या करोगे, 3 गुणा 5 आ जाएगा। फिर बात करें 35 के अंदर से क्या होगा साथियों, 35 नहीं आएगा, ये आगे बता रखा है 35, तो 35 का 7 गुणा 5 आ जाता है। फिर आ रहा है 77, तो 77 को 7 गुणा 11 से मल्टीप्लाई कर देना, तो उसे 77 आ जाता है। 143 बात करें तो 11 गुणा कितना आ गया, 13 आ जाता है, तो ये आ जाता है 143। लास्ट में जो आगे वाली जो संख्या आती है साथियों, 13 गुणा 17 से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास में आंसर आएगा 221। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर से एक श्रृंखला दे रखी है, उस श्रृंखला को पूरा करना है। बी दे रखा है, देखो साथियों बी के बारे में बात करें तो देखो क्या आएगा, बी के साथ में बी आ रहा है दोबारा से, तो देखो पहले वाले में ये बी आ गया, ये सारे में बी आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में बात करें तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर ई के बाद में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ये खत्म हो गया, ये एफ एफ वाला बच गया, ये 2 3 बचे। फिर बात करें तो साथियों किन सा आ गया, यहाँ पर तो आया आपका बी, यहाँ पर आया आपका एफ आ गया, अब दोबारा से बी आ गया साथियों, दोबारा से बी के साथ में क्या आएगा, बी आएगा, तो यहाँ पर बी आ जाता है। अब सी आ गया साथियों, सी के साथ में क्या आ रहा है, दोबारा से ई आ रहा है, सी के साथ में ई आ रहा है, देखो यहाँ पर कौन सा आएगा, बी के बाद में ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये कौन सा जाता है, बी एफ बी और ई, ये यहाँ पर चल रहा है, ठीक बात है, ये और ये भी चल रहा है, दोनों हो गए। फिर बाद में दोबारा से क्या आ रहा है, डबल बी आ रहा है, डबल बी के बाद में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर लास्ट में जाता है सी आ जाता है, तो इसमें सी, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, और आगे आ रखा है एफ, एफ यहाँ पर देखो एफ के साथ में क्या है, के है, तो के कौन से के साथ में है, ये चौथे वाले के साथ में है, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात कर रखें, यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है साथियों, तो इस श्रृंखला के अंदर आपको पूरा करना है। देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर ए है तो ये लास्ट में चला गया और सेम टू सेम लिख दिया गया, यहाँ पर ये आई है, ये इसके लास्ट में चला जाएगा और वैसा का वैसा इसको लिख देना साथियों, तो आपका जो आंसर आएगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, देखो निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। देखो साथियों सबसे पहले बात करें तो एल के साथ में आई आ रहा है, आई के साथ में एफ आ रहा है, एफ के साथ में डी आ रहा, सी आ रहा है, सी के साथ में जेड आ रहा है, ठीक है, -2 का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक बात है। दूसरा एन के बाद में के आ रहा है और के के बाद में एच आ रहा है, ठीक है, और एच के बाद में क्या आ रहा है साथियों, डी आ रहा है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है, तो यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन करना है। तो इस सीरीज को साथियों किस प्रकार से करोगे, जैसे आपके पास में 14 और 44 दे रखा है, तो 14 को क्या करोगे, 14 गुणा 3 गुणा प्लस का 2 आ जाता है, तो कितना आ गया साथियों, यहाँ पर 42 प्लस 2 आ जाता है, 44 आ गया। दूसरा बात करें तो 44 दे रखा है, तो 44 को आप किस प्रकार से करोगे, 44 गुणा 3 प्लस का 3 कर देना साथियों, तो कितना आएगा, 135 आ जाता है। अब क्या करें, 135 को आप दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसमें 4 जोड़ देना, तो आपके पास में कितना आएगा, यहाँ पर आ जाता है साथियों, कितना आएगा, ये 409 आ जाएगा, ठीक है, 409 हो गया। बाद में बात करें तो साथियों कितना आ जाता है, 409 मल्टीप्लाई कितना से करना है आपको, यहाँ पर से 409 मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, और प्लस इसमें से कितना जोड़ना है, 5 जोड़ देना साथियों, तो ये 1227 प्लस 5 आएगा, तो 1232 आ जाएगा, ठीक है। अब 1232 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से कितना ऐड करोगे, यहाँ पर से सीक्वेंस में जुड़ रहा है, तो ये 6 ऐड कर देना, तो आपके पास में बचेगा 3702 आपका रिजल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी वाला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाले में बात करें तो आपके पास में गद्यांश दे रखा है साथियों, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में अपन बात करें तो देखो सवाल क्या दे रखा है कि सलेटी रंग की दृष्टि का अनुभव मुख्यतः माइग्रेन के कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करें तो खोजों से ज्ञान हुआ कि माइग्रेन के कारण भयंकर प्रहार की समस्या हो सकती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहले वाला आपका सही रहेगा। ये गद्यांश पढ़ोगे तो आपके आराम से सवाल सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि माइग्रेन मुख्यतः महिलाओं में होने वाला दृष्टि दोष है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों वो कौन सा रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, माइग्रेन तथा देखने की परेशानी पुरुषों में बड़े खतरे की और संकेत नहीं करती है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सी रहेगा। आगे बात करते हैं, एक श्रृंखला दे रखी है साथियों, इस श्रृंखला के अंदर से क्या दे रखा है, देखो ए दे रखा है, ए डब्ल्यू दे रखा है, डी दे रखा है, ए के बाद में डी आ गया, ठीक है, डी के बाद में जी आ गया, जी के बाद में जे आ गया साथियों, और जे के बाद में क्या आएगा साथियों, एम आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से डी के बाद में एस आ गया, एस के बाद में ओ आ गया, और ओ के बाद में के आ गया, और के के बाद में क्या आएगा साथियों, यहाँ पर जी आ जाएगा, तो इसमें से कौन सा रहेगा, एम जी वाला, ये आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, यहाँ पर दे रखा है 14, 14, 12, 36, 32, 160 दे रखे हैं, अगला कदम पूछ रहा है, मतलब कि अगला पद पूछ रहा है, इसको किस प्रकार से लगाओगे साथियों, इसी के बारे में अपन बात करें तो देखो कितना जाता है, 14 गुणा 1 बराबर आपके पास में 14 आ गया। दूसरा अपन क्या करेंगे, 14 गुणा 14 में से आप क्या कर दो, 1 घटा दो, 14 में से 2 घटा दो, तो आपके पास में कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। बाद में आपके पास में क्या है, 12 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में कितना आ गया, 12 या 36 आ गया। बाद में बात करें तो अब की बार क्या है, 36 अगर 36 के अंदर से आप कितना घटा दोगे, -4 घटा दोगे, तो कितना जाता है साथियों, यहाँ पर जाता है 32।
अब 32 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है साथियों, यहाँ पर 160 आ जाता है। अब 160 है, उस 160 के अंदर से साथियों क्या करोगे आप, कितने घटाओगे, 6 घटाओगे तो आपके पास में आंसर आएगा 154। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि एक श्रेणी दे रखी है 4, 18, 48 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है 180 पूछा, और बाद में पूछा गया कि लुप्त संख्या आपसे पूछी गई है। तो देखो सबसे पहले अपन 4 लेकर आते हैं। तो 4 को किस प्रकार से करोगे साथियों, यहाँ पर 1 गुणा 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या करोगे, 1 गुणा और 2 गुणा 2 कर देना, ठीक है। ये कितना आ गया, 4 आ गया। दूसरा अपने को करना है 18 लेकर आना, तो 18 में से क्या करोगे, 2 से करोगे, 2 से बाद में 3 गुणा 3 कर दोगे। बाद में अपने पास में कितना आ गया, यहाँ पर आ जाता है 48 लेकर आना है, तो 48 को ले क्या करोगे साथियों, 3 से करोगे, 3 गुणा 4 कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को क्या है, क्वेश्चन मार्क लेकर आना है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कितना करोगे, 4 गुणा और कितना करोगे, 5 गुणा 5 करोगे, तो 25 गुणा 400 करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो यहाँ पर 100 आ जाएगा। सेम अपना आगे वाले कॉन्सेप्ट में लगाओ तो कितना आएगा, 180 अपने को लेकर आने, तो देखो 5 आ जाता है और 6 गुणा 6 आ जाता है, 36 गुणा 5 करोगे तो 180 आ जाता है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 100 आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। आगे बात करें तो ये आपको एक पास में एक सीरीज़ दे रखी है, उस सीरीज़ के बारे में आपसे इस पैटर्न को पूरा करना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, ये वाला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि किस संधि के तहत मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। तो किसको किया था साथियों, ये बक्सर की युद्ध की बात आती है, तो इसमें से इलाहाबाद की संधि के बाद में होती है। सालबाई की जो संधि है साथियों, ये कब होती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। सबसे पहले बात करें इलाहाबाद की जो संधि है, ये होती है 16 अगस्त होती है, 16 अगस्त 1765 को होती है। सालबाई की संधि के बारे में बात करें तो कब होती है साथियों, ये होती है 17 मई को, 17 मई 1782 को होती है। सूरत की संधि के बारे में बात करें तो सूरत की संधि है ये 6 मार्च को होती है। कब होती है, 6 मार्च 1775 को होती है। और देवगांव की संधि की बात करें तो इसके अंदर से कब होती है साथियों, 17 दिसंबर को होती है, 17 दिसंबर 1803 को ये संधि होती है। तो अपना जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये लो, ये वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। तो अवध के बारे में कहा गया था ये कथन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन दे रखा, देखो इस व्यवस्था के प्रतिपादक टॉमस मुनरो थे, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इस व्यवस्था को सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने पंजाब क्षेत्र में लागू किया था। यहाँ पर से बात गलत आती है कि पंजाब क्षेत्र में लागू नहीं किया था, ये किया था साथियों मैसूर में, ठीक है। यही आपका गलत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नील आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो साथियों किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो याद रखना WS सीटन की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था, 1860 के अंदर से किया गया था, ठीक है। अब नील आयोग का गठन क्यों किया गया था साथियों, तो इसके अंदर से था कि नील विद्रोह के कारण किसानों की जो परेशानियों को दूर करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्न में से असत्य कथन पूछा गया है। यह लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया, ठीक बात आती है। इसे गलगोटू एक्ट भी कहा जाता है, ये बात भी सही है। इसको गैगी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बात करें, इस एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित प्रथम समाचार पत्र सोम प्रकाश था, ये बात भी यहाँ पर आ जाती है साथियों, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि इस एक्ट में स्थानीय भाषी समाचार पत्रों के विकास पर बल दिया गया था। तो यहाँ पर बल नहीं दिया गया था साथियों, यही बात यहाँ पर गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है वो पूछा गया था। संवाद कौमुदिनी के बारे में बात करें तो साथियों किसका जाता है, राजा राम मोहन राय जाता है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा आता है, दूसरा जाता है द सोशलिस्ट आ जाता है, जिसके जो संपादक माने जाते हैं श्रीपाद अमत डांगे माने जाते हैं, ये बात भी सही आती है। दूसरा बंदी जीवन, बंदी जीवन किसकी है साथियों, ये याद रखना। ये जो इसका जो समाचार पत्र है, इसका जो संस्थापक माना जाता है, तो याद रखना इसका जाता है सचिंदर सान्याल, इसका संपादक माना जाता है, ठीक है।
और इसके ये आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से ज्योतिबा फुले की रचना है। तो ज्योतिबा फुले की जो रचना है साथियों, काश्तकार की जो चाबुक है वो आ जाती है। एक और थोड़ी सी याद रखना, नाम आ जाती है गुलामगिरी। ये भी इसकी एक रचना है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो 1873 में लिखी गई थी साथियों। इनके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की जाती है पुणे महाराष्ट्र में। ये भी थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा कि हरिदास ठाकुर ने चांडाल काश्तकारों के उत्थान के हेतु मतुआ पंथ चलाया था। ठीक बात आती है। बेगम रुकैया सखालत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम बालिका शिक्षा हेतु स्कूल खोला। ठीक बात आती है। रामास्वामी नायर पेरियार ने अछूतों को द्रविड़ संस्कृति का असल वाहक माना। ये बात भी यहाँ पर सही आती है। तो आपके तीनों के तीनों कथन सही हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किसने समानता और जातिवाद की समाप्ति पर हिंदू समाज के पुनर्गठन की मांग की। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो ठगों के दमन के बारे में बात करें तो विलियम बेटी का जाता है साथियों। सती प्रथा के द्वारा भी इसको रोक लगाई जाती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कन्यावध निषेध, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था किसे माना जाता है। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था किसको माना जाता है। पहले बात करें तो साथियों, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन है, ये 1843 की है। कब की है, 1843 की। दूसरा बात करें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, ये कब की है, 1851 की है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन है साथियों, ये 1852 की है। और लेड होरल्ड सोसाइटी है, ये कब की है साथियों, 1838 की है। ठीक है, और कलकत्ता याद रखना, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन लीग के संस्थापक थे। तो इंडियन लीग की जो स्थापना होती है साथियों, किसके द्वारा होती है, 1875 में इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि होम रूल आंदोलन एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो एनी बिसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अडियार में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक बात आती है भी। दूसरा बात करें तो तिलककृत होम रूल लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, पहला और दूसरा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्न में से नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है। देखो, नासिक षड्यंत्र के अंदर से क्या होता है साथियों, पहले तो बात करें नासिक षड्यंत्र कब होता है, दिसंबर 1909 की बात आती है, उस समय होता है। यहाँ पर अनंत लक्ष्मण कन्हारे, दूसरा कृष्ण जी गोपाल, तीसरा बात करें तो विनायक नारायण देशपांडे, ये तीनों लोग हैं इस षड्यंत्र से संबंधित माने जाते हैं। लेकिन संबंधित नहीं है वो पूछा गया है, तो याद रखना हेमचंद्र कानून गो है, ये नहीं है। अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा क्या होती है, जो जज होते हैं या मजिस्ट्रेट होते हैं, उन जैक्सन की हत्या कर दी जाती है नासिक के अंदर से। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस दिन केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो कब फेंका था, 8 अप्रैल 1829 को फेंका था। नेक्स्ट आता है कि रोलेट एक्ट के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। पहला बात करें तो देखो, गांधी जी ने इसे शैतान की करतूत कहा था। ठीक बात आती है। इसके तहत सरकार असीमित समय के लिए राजनीतिक कैदियों को नज़रबंद कर सकती थी। यहाँ पर बात गलत आ जाती है, असीमित नहीं था साथियों, 2 साल था। कितना था, 2 साल तक नज़रबंद किया जा सकता था। यही असत्य कथन के बारे में पूछा गया, तो सेकंड वाला लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में असहयोग आंदोलन के समर्थन में वन सत्याग्रह अथवा गुडेम विद्रोह किसके नेतृत्व में चलाया गया था साथियों। तो याद रखना, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में चलाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है कि भारत के उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध कर प्रथम सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। ठीक बात आती है भाई। दूसरा बात करें तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी। ये बात भी सही आती है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बात करें साथियों अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 1940 को आता है। क्रिप्स मिशन बात करें तो 1942 को आता है। ठीक है। शिमला समझौता बात करें तो साथियों जिसको वेवेल योजना भी कहा जाता है, ये 1945 में आता है। कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें तो ये 1946 में आता है। अब इसको आप आराम से जमा सकते हो, तो आपका आंसर रहेगा पहले वाला, ये चौथे वाला। नेक्स्ट दे रखा है साथियों, मौलवी अहमदुल्ला शाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बात की गई कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के चिन्हट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को पराजित किया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी सही आती है। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का प्रचार किया, ये बात भी सही आती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? आपको तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र पंच नामक पत्रिका से संबंधित नहीं था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा इन मेमोरियल नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है कि 1896 में स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, ठीक बात आती है। स्वामी विवेकानंद ने 1900 में पेरिस धर्म संसद में भाग लिया था, ये बात भी सही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भारत के लोगों को रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने का आह्वान किया, ये बात भी सही आती है। ऑप्शन नंबर आपके तीनों सही हैं, पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कंप्यूटर का। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नल और हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो साथियों सेल करता है। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्लास ली थी उसमें आपको सारा बताया था कि सेल क्या काम करता है, कर्नल क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। या फिर बोल सकते हो जो सेल होता है यह यूज़र अथवा एप्लीकेशन के बीच का मेन बिंदु होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक से अधिक अनुप्रयोग करने की विशेषता क्या कहलाती है? तो उसको कह सकते हैं अपन मल्टीटास्किंग कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो एंड्रॉयड आ जाता है साथियों। एंड्रॉयड होता है वो मोबाइल में यूज़ होता है या फिर टैबलेट में यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा आता है? लिनक्स आ जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करें, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों में रखता है? तो कौन सा रखता है साथियों? कंट्रोल पैनल है वो रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है साथियों? ये एक एप्लीकेशन डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दृश्य हाशियों और रूलर्स को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा साथियों पेज लेआउट व्यू रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, MS ऑफिस में कौन सा पैराग्राफ संरेखण विकल्प नहीं है? तो साथियों याद रखना बिफोर अलाइनमेंट वाला है वो नहीं रहता। नेक्स्ट बात करते हैं, MS वर्ड के अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए किस स्ट्रोक का यूज़ कर सकते हो? तो याद रखना इसमें किसका यूज़ कर सकते हैं अपन? Shift+F5 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+F2 के बारे में बात करें तो साथियों ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए काम आता है, और Alt+F का यूज़ होता है ये मैक्रो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है साथियों? 500 होता है। बात की जाए पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर से तो 400% तक आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है कि गटर किससे संबंधित आ जाता है साथियों? ये मार्जिन से संबंधित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, MS वर्ड 2019 में की स्ट्रोक Ctrl+Shift+F5 संबंधित है, तो बुक मार्क से संबंधित है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, MS एक्सेल में एक वर्कशीट में कुल पंक्तियों की संख्या होती है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों 10,48,576 रहेगा। ये तो रो के बारे में पूछा गया है। अगर आपसे कॉलम पूछ ले तो कितना बताना है साथियों? तो 16,384 आपको कॉलम बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सेल होती है। नेक्स्ट बात करें तो एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किससे शुरुआत होता है? ये बराबर के साइन से शुरुआत होता है कोई भी फॉर्मूला लिखते हो अगर एक्सेल में। नेक्स्ट बात करते हैं, MS एक्सेल में किस कमांड से
वर्कशीट की पिछली सीट पर जाया जाता है, तो कंट्रोल प्लस पेज अप से जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देता है कि शेषफल ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन का प्रयोग लेते हैं, तो साथियों मोड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक्सेल सेल टेक्स्ट डाटा बाय डिफ़ॉल्ट किस ऑनलाइन में होता है। तो देखो साथियों, दो अपन प्रकार के देखते हैं। इस प्रकार से दो बॉक्स बने रहते हैं। अगर आपके पास में अगर कोई टेक्स्ट आया है, जैसे ए आया, तो वो इस प्रकार से लिखा रहेगा। अगर कोई भी नंबर आया है तो यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, जैसे 1 लिखा रहेगा तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो लेफ्ट में रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देता है कि एक्सेल में सेल A1 और सेल ए से A10 तक योग्य सूत्र कौन सा होगा। योग का सूत्र पूछा गया है, तो याद रखना इसमें से कौन सा होगा। बराबर का साइन लगने के बाद में सम लगाना है, A1 डैश A10 आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देता है वी लुकअप कार्य करता, तो क्या करेगा साथियों, ये मिलते जुलते जो रिकॉर्ड है उनको ढूंढता है। आगे बात करते हैं, ये एमएस एक्सेल में काम करता है वैसे तो। पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो पावर पॉइंट का जो व्यू नहीं है वो कौन सा रहेगा साथियों, आउटलाइन व्यू है वो नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं, स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं चलता, तो कौन सा नहीं चलता साथियों, यहाँ पर ये EXE वाला ये नहीं चलाता। नेक्स्ट बात करते हैं, पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड साइज होती है, तो कितनी होती है, 16:9 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड लाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+M का यूज़ होता है। प्रीव्यू कमांड द्वारा स्लाइड पर की गई खालिस्तान को देखा जा सकता है, तो कौन सा आएगा साथियों, डिजाइन को देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों कि भारत की अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का पहचान करनी है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आपको बताना है। साथ ही 69.30 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आपको इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय समय मानक रेखा देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कल ही मैंने करवाया था साथियों, याद रखना इसका जो आंसर रहेगा वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक यूपी हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद में एक ओडिशा हो जाता है, कौन सा होता है, ओडिशा आ गया, और ओडिशा के बाद में एक आंध्र प्रदेश आ गया। इन राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ मिलता है साथियों, यहाँ पर बालाघाट में मिलेगा। ये बालाघाट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा बात करें अभ्रक, तो कहाँ पर मिलेगा, कोडरमा में मिलेगा। ठीक है, लोहा एस के बारे में बात करें तो लोहा एस कहाँ पर मिलेगा, हासपेट में मिलेगा साथियों। बाक्साइड में बात करें तो कालाहांडी में मिलेगा, और कालाहांडी ओडिशा में आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों पहले वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्यों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करना है। देखो सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज होता है अपने भारत के अंदर से, तो नाम आता है सबसे पहले किसका, ओडिशा का आता है। दूसरा बात करें तो किसका जाता है, महाराष्ट्र का जाता है साथियों। कहाँ पर आ जाता है, महाराष्ट्र का जाता है। और तीसरा बात करें तो कौन सा जाता है, मध्य प्रदेश का जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा साथियों, यहाँ पर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला ऑप्शन है, ये वाला सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन जाता है कि भारत में लौह अयस्क का भंडार तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। अग्रणी राज्य बात करें तो ओडिशा जाता है साथियों, वैसे कर्नाटक भी है, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है। पहले नंबर पर ओडिशा है। दूसरा बात करते हैं, कांगड़ा, लाहौल, स्पीति आदि घाटियाँ स्थित हैं, तो किसमें साथियों, ये लघु और मध्य हिमालय में है। पहली क्लास में करवाया था, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित प्रमुख दर्रे अवस्थिति के बारे में सम्मिलित करना बताया गया है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा है, सिक्किम में है। तुजू दर्रा पूछा गया है, तुजू दर्रा है ना साथियों, आंध्र प्रदेश में न होकर कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर अपना यही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी चोटी कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो कौन सी में जाते हैं, अन्नामलाई के पहाड़ियों में स्थित है साथियों ये। नेक्स्ट बात करते हैं, दंडकारण्य पठार विस्तृत है, तो दंडकारण्य जो विस्तार है ना साथियों, ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ में तेलंगाना,
इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें से पूछा गया तो कौन सा आएगा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, वैसे आप सभी के लिए एक सूचना है कि जो इंडियन जीके के लिए अपनी क्लास चल रही है ना एमसीक्यूज वाली, वो सभी ज्वाइन कर लेना साथियों। उसके अंदर से लगभग आपकी जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं राजस्थान के अंदर से, तो वो सारी की सारी जो क्वेश्चन है उसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन कोटड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी आ जाती है, तो ताम्रपर्णी आती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तरफ झील दे रखा है, दूसरी तरफ अवस्थिति दे रखा है और ऐसोमिलित के बारे में पूछा गया है। पहला बात करें, लोककटक झील है, यहाँ पर क्या बता रखा है कि मेघालय में बताई गई है, तो मेघालय में नहीं साथियों, ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है, यही अपना गलत आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, जोग तथा हुरड्रू जलप्रपात क्रम से कौन सी नदियों के प्रवस्थित है, तो कौन सी प्रजाति है साथियों, यहाँ पर ये आ जाता है शरावती व स्वर्ण रेखा पर बना हुआ है। दूसरा बात करें, नर्मदा और मांडवी पर कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात है। चंबल और ताप्ती पर चूलिया जलप्रपात है राजस्थान में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी हिमालय अपवातंत्र की नदी नहीं है, तो कौन सी नदियाँ यहाँ पर महानंदा नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित को असुमेलित युगम का अपने को चयन करना है। तो पहला बात दी रखी है कि कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है, ठीक है। स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर से होता है। गोदावरी के बारे में बात करना ना साथियों, तो ये त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है, तो ये यहाँ पर गलत आएगा, ठीक है। कौन सा रहेगा, ये वाला गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि OLI द्वारा देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है, जोहरट असम में किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है साथियों, निम्नलिखित को असुमेलित युगम की पहचान करनी है। एक तरफ दे रखी है जल विद्युत परियोजनाएं, दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। पहला दे रखा है सुमन सिरी दे रखी है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक आ जाती है। उमियाम दे रखी है साथियों, कहाँ पर है, असम में जाता है। कोयना, कोयना कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। केरल के बारे में बात करें तो इदुक्की हो गया, इदुक्की के बाद में दूसरा बात करें तो सबनगिरी हो गया। सबनगिरी के बाद में एक और आ जाता है जिसका नाम आ जाता है सोलायार आ जाता है, ये केरल की है, ठीक है। तो ये अपना सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम का चयन करना है। एक तरफ नाभिकीय ऊर्जा के अंदर दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। देखो इसमें से तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। नरोरा, नरोरा कहाँ पर है साथियों, ये उत्तराखंड में नहीं है, ये यूपी में है। और बात करें कल्पक्कम है, ये तमिलनाडु में लगाया गया है, ये स्वदेशी है पूर्णतः, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम की पहचान करनी है। पहला दे रखा है कि पूर्व का बोस्टन, पूर्व का जो बोस्टन है किसको कहा जाता है साथियों, अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। लेकिन कोयम्बटूर को किसको कहते हैं, ये कोयम्बटूर है ना साथियों, दक्षिण का बोस्टन है। किसका है, दक्षिण का बोस्टन आपको देखने को मिल जाता है, यही आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम स्थापित की गई लोहा इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कौन सी जाती है साथियों, 1907 में होती है जमशेदपुर के द्वारा, यहाँ जमशेदपुर में होती है। टाटा लोहा और इस्पात कंपनी है, इसको स्थापित किया जाता है 1907 में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित युगम की पहचान करनी है। देखो साथियों पहले दे रखा है भिलाई छत्तीसगढ़ वाला, ये ब्रिटेन के सहयोग से नहीं लगाया गया, इसको लगाया गया साथियों रूस के सहयोग से। और कब लगाया गया, 1959 में लगाया गया। बोकारो झारखंड, ठीक बात आ जाती है। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, अमेरिका की सहायता से नहीं लगाया गया साथियों, ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। और कब लगाया गया, 1959 में ही लगाया गया। दूसरा राउरकेला ओडिशा है, ये जर्मनी की सहायता से लगाया जाता है, 1959 में लगाया जाता है। तो सही सुमेलित हैं वो पूछा गया, तो दूसरा और चौथा आपके सही रहेंगे। तो कौन सा रहेगा साथियों, आपका तीसरे वाला सही रहेगा। विजिबल नहीं है तो मैं इसको इससे कर देता हूँ, ये लो। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो निम्नलिखित में से फसल और अग्रणी उत्पादक राज्यों में से असुमेलित युगम की पहचान करनी है। कॉफ़ी कर्नाटक, ठीक आ जाती है। गेहूं के बारे में बात करें ना तो साथियों क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश दे रखा है, ठीक बात आ जाती है, ठीक है। और कपास के बारे में बात करें तो गुजरात दे रखा है। गन्ना, तो गन्ना में तमिलनाडु नहीं आएगा साथियों, यूपी आएगा, यही आपका असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादक में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान नहीं है? तो कॉफ़ी का नहीं है साथियों, कॉफ़ी के अंदर से भारत का है वो 8वां स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में मानसून निवर्तन की अवधि है, तो भारत लौटता हुआ मानसून कब आता है साथियों? भारत के अंदर से अक्टूबर से दिसंबर में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा काल बैसाखी कहलाती है? तो साथियों असम और पश्चिम बंगाल के अंदर से है, इसको काल बैसाखी कहा जाता है। इसका आंसर कौन सा रहेगा? पश्चिम बंगाल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सोलास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं, तो किसकी प्रजातियां हैं साथियों? ये याद रखना उष्ण कटिबंधीय सदाबहारों की ये प्रजातियां आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर बात करें उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों की, तो इसमें से बबूल, खेजड़ी, थोर आपको देखने को मिलेंगे। पर्वतीय वनों में बात करें तो देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ये बता देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य है, तो वो कौन सा आएगा साथियों? मिजोरम रहेगा। कितना परसेंट है? 85.3% रहेगा। ये तो परसेंटेज के हिसाब से पूछा गया है। अगर बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, किसके बारे में? क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से किसको बताना है साथियों? मध्य प्रदेश को बताना है, ठीक है। अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में, तो कौन सा बताना है? लक्षद्वीप बताना है। लक्षद्वीप बताना है। कितना बताना है? 91.3% है। ये केंद्र शासित से है, केंद्र शासित प्रदेश से। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करनी है। देखो क्या दे रखा है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, यही आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम थी, तो भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता इसका थीम थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साथियों इसकी जो स्थिति आएगी वो नीलगिरी के जैव मंडल में स्थित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। पहला दे रखा है कि हाथी परियोजना, हाथी परियोजना है 1992 में, ठीक आ जाती है। बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है साथियों 1986 में आता है, यही आपका गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत कृषि जलवायु प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश मध्यवर्ती पठार प्रदेश का अंग है? तो कौन सा आएगा? मालवा का पठार आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित को असम्मिलित युग्म के चयन के बारे में पूछा गया है। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा कहाँ पर मिल जाता है? अभ्यारण्य में मिलता है। हुगल बात करें तो कहाँ पर मिलेगा? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाता है। नीली भेड़ है, ये साथियों क्या है ना, ब्लू शिप, ये कहाँ पर है? नीलगिरी क्षेत्र में नहीं मिलती है, ये हिमालय क्षेत्र में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हिमालय क्षेत्र में, यही आपका गलत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, ठीक बात आ जाती है। यह योजना लागू होने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। नहीं साहब, 7 वर्ष तक नहीं है, 4 वर्ष तक है, ठीक है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य एमएसएमई उद्यमियों को मशीनरी खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध करवाना है, ये बात भी यहाँ पर सही आती है। तो इसमें अपना पहला और तीसरा सही रहेंगे, पहला और तीसरा ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, फरवरी 2025 में द्वितीय अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? साथियों उदयपुर में किया गया, और ये दूसरा सम्मेलन था। कौन सा था? दूसरा था साथियों। पहला था उसका जो आयोजन होता है 2023 में होता है, कहाँ पर होता है? भोपाल में होता है साथियों, पहला प्रथम,
ठीक है। दूसरा बात करें तो साथियों इसकी जो थीम थी वो क्या थी, उस थीम के बारे में भी याद रख लेना अपन। दूसरे जो अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन है इसके अंदर से इसकी थीम थी कि एक जल सुरक्षित राष्ट्र इसकी थीम थी, या फिर बोल सकते हो कि भारत @2047 भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि इस सूचकांक की समग्र श्रेणी में राजस्थान 56.47 अंकों के स्कोर के साथ में देश के 8वें स्थान पर रहा। ठीक है। यह सूचकांक नीति आयोग, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहेगा, नीति आयोग नहीं है साथियों, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा है। ठीक है, मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक 6 आयामों को आधार मानकर जारी किया जाता है, ये बात भी सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व की आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर रामसर साइटों के रूप में सूचीबद्ध किए गए स्थलों को संबंधित राज्य के साथ में सही सुमेलित करना है। उदवा झील है साथियों झारखंड में, तीर्थगल पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में, दूसरा नाम आ जाता है तो ये केरल में आ जाता है, और दिया जाता है यहाँ पर झारखंड में जाता है साथियों। अब भारत में जो कुल रामसर साइट है ना साथियों कितनी है, 89 है, ये भी याद रखना। सबसे जो ज़्यादा है वो तमिलनाडु में है, कितनी है, 20 आ जाती हैं साथियों। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, पहले दूसरे से मिला दो इसको, ये वाला सही रहेगा। और बात करें साथियों रामसर साइट के मामले में भारत है ना एशिया में पहले स्थान पर है, विश्व में तीसरे स्थान पर है, ये भी थोड़ा बहुत याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा कि हाल ही में ज्ञानेश कुमार को भारत का 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त किया गया है। ठीक बात आ जाती है। CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात भी सही आती है। दूसरा बात करें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, ये बात भी सही है। बात की जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष में जो भी पहले होगा उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है। ज्ञानेश कुमार है ना साथियों, ये राजीव कुमार का स्थान इनके द्वारा लिया गया है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, पहला दूसरा तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं BCCI क्रिकेट अवार्ड 2023-24 के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित असंगत युग्म का चयन करना है। तो साथियों यहाँ पर जो BCCI क्रिकेट अवार्ड 2023-24 है ना, ये कितने श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं, 26 श्रेणियों में दिए गए हैं। कितने में दिए गए हैं, ये भी याद रखना, 26 श्रेणियों में दिए गए हैं। पहला दे रखा है कि कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, सचिन तेंदुलकर को मिला है। ठीक है। दूसरा बात करें BCCI स्पेशल अवार्ड रविचंद्र अश्विन को मिला है, ये बात भी सही आ जाती है। यहाँ पर दिया रखा है कि लाला अमरनाथ पुरस्कार ये किसको मिला गया है, सरफराज खान, यहाँ पर गलत आ जाता है साथियों। किसको मिला है ये लाला अमरनाथ पुरस्कार, ये तनुष कोटिया को मिला है। किसको मिला है, तनुष कोटिया को मिला है साथियों। लेकिन सरफराज खान को क्या मिला है, सरफराज खान को मिला है बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड मिला है पुरुष के अंदर से। अगर महिला के अंदर से बात करें तो आशा शोभना को दिया गया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं BCCI द्वारा वर्ष 2024 में इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब किसे प्रदान किया गया साथियों, तो मनु भाकर को दिया गया है। और बात करें मिताली राज को क्या दिया गया साथियों, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है क्रिकेट से। ठीक है। और बात करें अवनी लेखरा को क्या दिया गया साथियों, इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के नाम से दिया गया है। इनका जो संबंध है वो शूटिंग से है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है यह खेल फरवरी 2024 में उत्तराखंड की मेज़बानी में आयोजित हुआ। ठीक है। इन खेलों में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहा, ये बात भी सही आ जाती है। नेक्स्ट है कि इन खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण महाराष्ट्र को राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई, ये बात भी सही आती है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि CE-20 इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है। दूसरा, यह गगनयान का अहम हिस्सा है जो लॉन्च व्हीकल LVM-3 के ऊपरी चरण को ऊर्जा प्रदान करेगा, ये बात भी सही आ जाती है। महेंद्रगिरी से CE-20 इंजन का वैक्यूम परिस्थितियों में वर्टी अलाइनमेंट इग्नाइट के साथ में इग्निशन ट्रायल पूर्ण किया गया है, ये बात भी सही आती है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट आ जाता है कि एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया साथियों, तो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा जाता है, इंग्लिश का जाता है। पहला दे रखा है देखो एक्लोसेव। क्लोसेव का मतलब क्या होता है कि बहुत नैरो स्केप्स के बोल सकते हो। इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा साथियों। इंग्लिश वाले में दूसरा बात करें तो दूसरे वाले में कौन सा रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा। और नेक्स्ट वाले के बारे में बात करें तो नेक्स्ट वाला कौन सा आता है, टू डील ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ब्रेव लिया जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट वाले का कौन सा रहेगा, इसमें से रहेगा ये वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ए टेल ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए टास्क डिफ़िकल्ट टू प्रॉब्लम इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट वाले में कौन सा रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा। और अब कौन सा जाता है, ये इसमें से एरर पूछा गया है 146 वाले में बात करें तो इसमें जो एरर रहेगा साथियों ये वाला रहेगा। 147 वाले में बात करें तो कौन सा रहेगा, विथ ए डॉक्टर रहेगा। और नेक्स्ट 148 वाले में बात करें तो 148 वाले में कौन सा रहेगा, यहाँ पर रहेगा इसका ये वाला। और 149 में बात करें तो कौन सा आएगा, फ्रॉम ऑल द ये रहेगा। और लास्ट वाला जो बात करते हैं तो इसके अंदर से कौन सा आएगा साथियों, ये वाला रहेगा। इसी के साथ में आपकी जो माइनर 6 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है साथियों। एक श्रृंखला चला रखी है अपने इंडिया जीके की, जिसके अंदर से इंडिया जीके के साथ में अपना साइंस और करंट देख रहे हैं, जिसके अंदर से एक क्लास हुई है इंडियन ज्योग्राफी की। उस क्लास के अंदर से अपन ने राजस्थान के अंदर से जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं उन सारी टेस्ट सीरीज़ों का अपन ने इंडिया जीके का जो भी कंटेंट है उनको वहाँ पर अपन करवा रहे हैं साथियों। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।